Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. My dear students, we want to continue the topic where we left it last day. Last time हम लोगों ने बात की थी आप लोगों के साथ कि हमारे मसल की फंक्शनल एनाटॉमी क्या है, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि देयर इज अ यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल दैट इज कॉल्ड एज sarcomere, and there are many sarcomeres that lie along with one another and they make a fiber that is called as muscle fiber, or it was basically demarcated by the Z lines and bisected by M lines. तो जो M lines थी वो हमने ड्रॉ की थी कल रेड, और उसको ड्रॉ किया था बिल्कुल सेंटर में, और साइडों पे थी हमारे पास Z lines. और आपको ये वाली बात भी याद होगी माय डियर स्टूडेंट्स कि Z लाइंस के साथ अटैच थी हमारे थिन फिलामेंट्स और M लाइन के साथ अटैच थे हमारे थिक फिलामेंट्स, राइट. आइए देखते हैं कि इन पर्टिकुलर फिलामेंट्स को काम कैसे करना है. उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल. लेट्स सी इट ऑन द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप एग्री करेंगे कि हमने कल बात को यहीं पे छोड़ा था, और इसमें ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट अ सार्कोमेयर. तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सार्कोमेरिक यूनिट है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक दूसरा सार्कोमेरिक यूनिट है. तो हमने दो फंक्शनल सेल बनाई हैं एक मायो फाइबर में से, ये सार्कोमेयर 1 और ये सार्कोमेयर 2. When such thousands of sarcomeres combine together, तो they form a muscle fiber. और आपको ये वाली बात भी याद होगी माय डियर स्टूडेंट्स कि इन sarcomeres के अराउंड there was a network of tubule जिसे हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया था. होता ही हमारे डियर स्टूडेंट्स कि जब हम रेस्टिंग फेज पर हैं, ये सबसे पहली बात कर रहे हैं, ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, जब हम रेस्टिंग फेज में हैं, जब हमारा मसल कोई काम नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे हमारे सार्कोमियर्स मैक्सिमम लंबे होते हैं, उनकी लेंथ मैक्सिमम होती. बट व्हेनेवर आवर मसल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, तो आप देख रहे हैं कि उनका रेलेवेंट और रिलेटिव साइज छोटा होता चला जाता है, राइट. तो रिलैक्स फॉर्म में सार्कोमियर की लेंथ बड़ी और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लेंथ छोटी हो जाती है या लीस्ट हो जाती है. इनकी लेंथ्स में इतनी ज़्यादा कमी कैसे होती है? बिकॉज आपको याद है कि हमने ये बात कही थी कि हमारे जो मसल फिलामेंट्स हैं दे आर इन इलास्टिक एंड इनकम्प्रेसिबल, यानी कि जो मसल के फिलामेंट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिन एंड मायोसिन, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड दे आर इन इलास्टिक, यानी कि ना तो मैं एक्टिन को खींच सकता हूँ ना उसे दबा के छोटा कर सकता हूँ. तो फिर इतनी ज़्यादा चेंज इनके साइज में कैसे आती है, इसको एक्सप्लेन किया दो साइंटिस्ट ने. उनमें से एक का नाम था मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स एच हग्सले एंड अदर वन वाज एफ हग्सले. ये हग्सले फैमिली का मसल फिजियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम है. They were of course myologists. The person who study muscle physiology is called as myologist. तो ये पूरी फैमिली ने इस मसल फिजियोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है. इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया जिसे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं आप लोगों के ऊपर, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल. कि जो फिलामेंट्स हैं वो कभी सिकुड़ते या फैलते नहीं हैं, बल्कि हमेशा इन थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं, राइट. इन थिक फिलामेंट्स के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं. क्या आप लोग इसको मोर अप्रोप्रिएटली यूँ बोलेंगे कि जो थिन फिलामेंट्स हैं उनको ड्रैग करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ ये वाले थिक फिलामेंट्स. और अगर आपको कल की बात याद हो तो मैंने आपको ये बताया था माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ पे इनके क्या होते हैं, हेड्स होते हैं, समथिंग लाइक इट. आपको ये वाली बात भी याद रखनी है कि जब हमारा मसल रेस्टिंग फेज में है
तो ये वाले हेड्स यहाँ बिल्कुल साथ पड़े होते हैं, मीन्स दे आर नॉट इन इरेक्ट पोजीशन, बल्कि वो बिल्कुल स्मूथ पड़े हुए होते हैं। लेकिन जब कभी भी इन्हें ऑर्डर आता है कि मसल शुड अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन और इसके ऊपर जो फर्दर चेंजेस आएंगे डिस्कस करती हैं आप लोगों के साथ, तो फिर ये वाले मायोसिन हेड्स ये 90 डिग्री के एंगल पे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, समथिंग लाइक इट, ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं। तो ये समझ लें कि ये उनकी नॉन फंक्शनल फॉर्म है और ये इनकी फंक्शनल फॉर्म, राइट। ये इनकी नॉन फंक्शनल फॉर्म है और ये इनकी फंक्शनल फॉर्म है। तो इस तरह के बहुत सारे हेड्स दे आर लाइंग ओवर हियर का लेक्चर याद करें, आपको ये सारी बात याद आ जाएगी। फिर आपको ये वाली बात भी याद है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीन्स जी लाइन पर यहाँ पे क्या अटैच थे हमारे एक्टिन फिलामेंट, समवेयर हियर एंड समवेयर हियर, समवेयर हियर। ये सारे के सारे क्या हैं जो मैं ब्लैक ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर एक्टिन फिलामेंट्स जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ। These are thin and they are passing through what the Z lines, ये Z line में से गुजरे हुए होगा my dear students। ये कि जब मसल अंडर कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा तो ये वाले थिन फिलामेंट्स इस थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हुए उसकी तरफ मूव करेंगे। जैसे मैंने अभी बोला कि ये वाले हेड्स इन थिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचेंगे, जब अपनी तरफ खींचेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, आपको याद होगा कल की स्टेटमेंट कि हम लोगों ने नाम दिया था कि यहाँ पे एक बैंड है, यहाँ पे along the M लाइन, और हम लोगों ने इसे नाम क्या दिया था, आपको याद है हमने नाम दिया था इसको आई बैंड, आई बैंड। क्योंकि यहाँ पे रोशनी तमाम डायरेक्शन से आने के बावजूद या डिफरेंट डायरेक्शन से आने के बावजूद अपनी इंटेंसिटी में चेंज नहीं लाती थी। लेकिन एक मेरे पास ये वाला बैंड था, आपको याद होगा कि जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप करते थे, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर बैंड को जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये यहाँ तक गया था, हमने उसको नाम दिया था क्या, ए बैंड। और इसको ए बैंड कहने की लॉजिक ये थी कि जब रोशनी रिलेटिवली इनके आगे पीछे से गुजरती है तो अपनी इंटेंसिटी को चेंज करती है, लिहाजा हमने इसको नाम दिया था एन आइसोट्रोपिक बैंड। और इसके अंदर प्रेजेंट था बिल्कुल सेंटर में एक और रोशन सा बैंड, और इस रोशन से बैंड का जोन मेरे पास कौन सा था, ये वाला, दिस वन। इट इज बेसिकली बाइसेक्टिंग द ए बैंड, और इस पर्टिकुलर जोन का नाम था एच जोन, एच जोन। Whenever muscle undergo contraction and these filaments slide pass over each other, तो डेफिनेटली क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है कि इस वाले केस में ये सारे के सारे जो बैंड्स हैं वो मैक्सिमम लेंथ पर है, लेकिन जो सबसे छोटा बैंड है वो ये वाला जोन का है। मीन्स ये वाला जोन, ये जोन जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, वो वाला जोन सबसे छोटा है, मीन ए जोन। लेकिन जब ये वाला मसल और ज़्यादा करीब आया तो डेफिनेटली मेरी ए बैंड मींस एनाइसोट्रोपिक जोन की जो थिकनेस है देखिए वो बढ़ गई है, और यहाँ पे आप लोगों को ये वाली थिकनेस मैक्सिमम नज़र आती है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, अब यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, यानी कि ये बिल्कुल दूसरे के साथ आके मिल गए हैं। इस वाले केस में यू कैन नॉट फाइंड एनी आई बैंड और एनी सॉर्ट ऑफ व्हाट एच बैंड। आपको कोई एच जोन नज़र नहीं आ रहा, एच बैंड नज़र नहीं आ रहा, और आप लोगों को सिमिलरली आई बैंड नज़र नहीं आ रहा। रीज़न इसकी ये है कि ये वाली एक्टिन फिलामेंट्स ओपोजिट जी लाइन से बिल्कुल टकरा गई। तो इस वाले केस में ऑल सार्कोमियर और फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल विल रिप्रेजेंट एज ए बैंड। तो यहाँ पे हमें सारे का सारा जो बैंड नजर आएगा वो क्या होगा, ए बैंड नजर आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों किस्म के फिलामेंट प्रेजेंट है, एक्टिन भी और मायोसिन भी। लेकिन जब मसल की कॉन्ट्रैक्ट होने का इम्पल्स खत्म हो जाएगा या मसल रिलैक्स होना चाहेगा, मीन्स अब हम लोग वापस इस फेज में जाना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली हर गुजरते लम्हे के साथ साथ एच जोन भी अपेयर होना शुरू होगा और जाहिर है आई बैंड भी अपेयर होना शुरू हो जाएगा। तब वक्त है कि हमारे पास मसल कंप्लीट रिलैक्स नहीं हो जाता, तो फिर मैक्सिमम बड़ा आपको नजर आएगा व्हाट, आई बैंड, मैक्सिमम बड़ा आपको नजर आएगा एच जोन, और बहुत छोटा छोटा नजर आएगा आप लोगों को कौन सा जोन, आई जोन, ठीक है, सॉरी ए जोन। तो ए जोन यहाँ पे सबसे छोटा है, इतना सा ए जोन है और इतना सा ए जोन है, जहाँ पे दोनों किस्म के फिलामेंट्स हैं, और आप लोगों को यहाँ पे ए जोन काफी बड़ा नजर आ रहा है और यहाँ पर आई बैंड भी काफी बड़ा नजर आ रहा है। यहाँ पे आई बैंड और छोटा हो गया,
एच बैंड और छोटा हो गया, यहाँ पर तो मुकम्मल गायब ही हो गए। तो इसको दिया था, इस मॉडल को दिया था किसने, एच हग्स लेने और एफ हग्स लेने, राइट। अब आप इमेजिन करें कि अगर सिर्फ 2 सार्कोमियर के आपस में बंद होने से साइज में इतना चेंज आ गया है, तो जब मेरे पास हजारों लाखों सार्कोमियर यूनिट्स आप क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर पास करेंगे, तो इतनी बड़ी मूवमेंट होना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो हमारे मसल्स इतनी बड़ी मूवमेंट कर पाते हैं, उस रीज़न यही है कि हमारे मसल के अंदर हजारों लाखों सार्कोमियर यूनिट एक ही मसल फाइबर में प्रेजेंट, एंड व्हेन ऑल दीज sarcomeric units come you can say contract, तो they will reduce the size of the muscle। आपने ये वाली बात भी रखनी है कि जब हम अपने डोले के ऊपर एक धागे को बांध के उसको तोड़ने का मुजाहरा कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर भी बेसिकली जो हमारे मसल्स के फाइबर्स हैं वो कभी भी कंप्रेस नहीं होते, बल्कि जी लाइन से टकराने के बाद वो अपने आप बेंड होती हैं। बेंड होंगे जब, तो उनके वहाँ थिकनेस में इजाफा होगा, जो हमारी फाइबर की थिकनेस है उससे वो वाली फोर्स ओवरकम हो जाएगी और हमारे डोले पे बंधा हुआ धागा ब्रेक हो जाता है। अब हमने ये देखना हमारे डियर स्टूडेंट्स कि ये जो ब्रिजेस हमने बात की थी कि जो बेसिकली स्लाइडिंग करवा रहे हैं एक्टिन फिलामेंट की ओवर मायोसिन फिलामेंट्स, इन पर्टिकुलर ब्रिजेस को बनाने वाली, तोड़ने वाली कौन सी चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे और देखते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कल वाली डायग्राम दोबारा आप लोगों के लिए ड्रॉ करते हैं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक्टिन फिलामेंट की बात की थी। एक्टिन एक बीडेड स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह का बीडेड स्ट्रक्चर था। फर्दर यू कैन इसको डिटेल में नहीं ड्रॉ कर रहे, आपको नजर पता है कि इसके अंदर बीड्स हैं और ये तस्बीह है जो ट्विस्ट हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, समथिंग लाइक इट, ये जो पॉइंट है हमारे पास, या फिर ये वाला जो पॉइंट है, या फिर ये वाला जो पॉइंट है, दीज आर बेसिकली द बाइंडिंग साइट्स। ये वो बाइंडिंग साइट्स हैं कि जिनके ऊपर आके मायोसिन हेड्स अटैच होते हैं। कैसे? इस तरह से, समथिंग लाइक इट, समथिंग लाइक इट और समथिंग लाइक इट, ऐसे अटैच हो जाए। इस वक्त ये वाला मायोसिन हेड इस फॉर्म में ले कर रहा है। जब ये वाला मायोसिन हेड इस पर्टिकुलर एक्टिन फिलामेंट को ड्रैग करना चाहता है, तो इट फ्लिक्स इट टुवर्ड्स द सेंटर। ये इसको इस तरफ को खींचता है, राइट। ये इसको इस तरफ को खींचेगा और ये इसको इस तरफ को खींचेगा। जब ये तमाम इस तरफ मूव कर जाएंगे, तो फिर इस वाले पॉइंट से फॉर एग्जांपल ये जुड़ जाएगा, इस वाले पॉइंट से ये जुड़ जाएगा, इस वाले पॉइंट से जुड़ जाएगा और ये वाला अगले वाले मायोसिन हेड से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो मायोसिन हेड्स का नंबर है वो बढ़ता चला जाता है, जो कि एक्टिव साइट से अटैच था। More number of myosin heads attached with actin sites means more energy, right? इसका मतलब ये होगा कि जब मेरा मसल फुली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है तो उस वक्त मेरे मसल के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ पैदा हो गई है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर फिलामेंट को मैक्सिमम यहाँ तक स्लाइड किया होता, मैंने सिर्फ इतना स्लाइड किया होता माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर जाहिर है कम नंबर ऑफ क्या बनते, ब्रिजेस बनते मेरे पास। तो जितनी मेरे मसल की लेंथ ज़्यादा है उतनी उसमें स्ट्रेंथ कम है, राइट। जितनी लेंथ ज़्यादा उतनी स्ट्रेंथ कम है, बिकॉज कि इस वाले केस में उसको रोकने वाली चीज़ मीन्स क्रॉस ब्रिजेस वो कम बने हुए हैं। अगर मैं इसको और बंद कर दूंगा तो फिर और ज़्यादा क्या बन जाएंगे, क्रॉस ब्रिजेस बन जाएंगे। मैंने इसको और बेंड किया तो और ज़्यादा क्रॉस ब्रिजेस बन गए, और ज़्यादा बेंड किया और ज़्यादा क्रॉस ब्रिजेस बन गए, और मैक्सिमम बेंड कर लिया तो मैक्सिमम क्रॉस ब्रिजेस बन गए। तो इस टाइम पे चूंकि क्रॉस ब्रिजेस का नंबर मैक्सिमम है, तो अब मेरी बाजू को खोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन बाजू की लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उसको नीचे गिराना या खोलना आसान होगा। सवाल ये है कि ये क्रॉस ब्रिजेस बनते कैसे हैं? तो आंसर इज बाय, कल का लेक्चर याद करें, अगेन हर लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको याद करें। मैंने क्या बोला था कि मेरी इस एक्टिन के अंदर 3 किस्म की प्रोटीन है, एक एक्टिन खुद, एक ट्रोपोनिन और एक ट्रोपोमायोसिन। मैंने आपको बोला था कि जो ट्रोपोनिन है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन बिकॉज इट कैन कैरी आउट अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट्स। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर ये एक्टिव साइट है तो उसके ऊपर एक कैप लगा हुआ है, इट इज समथिंग लाइक इट। तो ड्रॉ करके दिखते हैं आप लोगों के लिए कि ये मेरे पास क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये वही एक्टिन प्रोटीन, इट इज समथिंग लाइक इट, ये एक्टिन प्रोटीन है ये वाली, और इसके ऊपर ये कैप है।
एंड से दिस वेरी कैप इज कवरिंग एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट को ब्लॉक की होगी, राइट। अब इसकी मैंने आपको बोला था कि 3 क्या है पॉलीपेप्टाइड्स हैं। एक पॉलीपेप्टाइड अटैच होती है ट्रोपोमायोसिन के साथ और एक अटैच होती है एक्टिन के साथ। जो तीसरी हमारे पास साइट है उसके साथ आके बाइंड हो सकता है कैल्शियम, दैट इज समवेयर हियर, यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, ये क्या था कि बाइंड हो सकता है Ca+2, ये यहाँ के बाइंड हो सकता है। जब ये बाइंड होगा तो ये ट्रोपोमायोसिन यहाँ से हट जाएगी। इसके हटने के बाद मेरे पास क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये साइट एक्सपोज होगी। उस एक्सपोज साइट के ऊपर आपने बात को गौर से देखना है, उस एक्सपोज साइट के ऊपर जो चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो मायोसिन हेड्स के ऑपोजिट है, राइट। तो जो ही हमारे पास क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये साइट एक्सपोज होगी, मायोसिन हेड फॉर्म जाके उससे कनेक्ट हो जाएंगे, समथिंग लाइक इट। इसका मतलब ये होगा कि मायोसिन हेड का यहाँ पे अटैच होना एक पैसिव प्रोसेस है, एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है। इट नेवर डिमांड्स अ केमिकल एनर्जी, इट डिमांड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जब मैं इस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करके दोबारा अटैच करना चाहता हूं तो उस वक्त मुझे एटीपी चाहिए, राइट। तो एटीपी बेसिकली क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने में इस्तेमाल होती है और उस टाइम पे एटीपी एक एंजाइम के थ्रू हमारे पास आता है जिसका नाम होता है एटीपी हाइड्रोलेज। वो जो एटीपी हाइड्रोलेज एंजाइम है वो आके यहाँ पे एनर्जी रिलीज करता है, वो एनर्जी यूज करता है ये वाला क्रॉस ब्रिज टू ब्रेक इट्स रिलेशन और कनेक्शन विद द एक्टिव साइट। अगली दफा स्लाइड होने के बाद दोबारा से फिर सारा प्रोसेस रिपीट होगा और ये वाला क्रॉस ब्रिज बनेगा पैसिवली और इसको ब्रेक करेगी एटीपी। सवाल ये है एटीपी कहाँ से आती है? आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपने ग्रेड 11 पढ़ लिया है, तो आपको पता है कि एटीपी प्रोवाइड करने के लिए आप लोगों के पास एक प्रोसेस हुआ था ग्लाइकोलाइसिस, फिर आपने पढ़ा था इसमें क्रेब्स साइकिल और फिर आप लोगों ने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये वो जगह हैं कि जहां से मींस ब्रेकडाउन ग्लूकोज एक सोर्स है। फिर हमने कहा आपको ये वाली बात भी बताई थी, आपको याद होगा कि हमारे इन पर्टिकुलर मसल सेल्स में ये एबिलिटी भी होती है कि वो ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकते हैं। तो ग्लाइकोजन भी हाइड्रोलाइज हो सकता है टू मेक ग्लूकोज एंड ग्लूकोज विल बी ऑक्सीडाइज्ड थ्रू ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोवाइड अस एटीपी। अगला जो हमारा टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स वो इसके बारे में है कंट्रोलिंग द मसल्स योर एक्टिन मायोसिन बॉन्ड बाय कैल्शियम आयंस। किसी हद तक हमने इस टॉपिक को ऊपर डिस्कस भी किया, थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं। करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स आप लोगों के डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम में आपको शो करते हैं कि एक मसल है, दिस इज अ मसल, राइट। और इस पर्टिकुलर मसल के ऊपर आके अटैच होती है एक नर्व, दैट इज डेफिनेटली अ मोटर नर्व। ये एक मोटर नर्व है और जो जंक्शन बनता है बिटवीन मोटर नर्व एंड मसल, इसे हम नाम देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, राइट। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से क्या रिलीज होता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर। आपने इस एनिमेशन को गौर से देखना है माय डियर स्टूडेंट्स। ये वाला टॉपिक हम आपको किसी एनिमेशन के थ्रू समझाना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास एक मोटर नर्व है दैट इज गोइंग टू एक्साइट आवर मसल। इस नर्व से रिलीज होगा एक न्यूरोट्रांसमीटर और वो जो जाके हमारे मसल की मेम्ब्रेन को क्या करेगा? डीपोलराइज करेगा और डीपोलराइज करने के बाद इस पर्टिकुलर मसल के अंदर जो कैल्शियम स्टोर्ड है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ये वाला कैल्शियम हमारे मसल में कहाँ स्टोर होता है? आपको याद होगा हमने बोला था कि मसल कॉन्सिस्ट ऑफ मसल फाइबर। तो उस पर्टिकुलर मसल फाइबर मीन मसल सेल के अराउंड प्रेजेंट था एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमारे पास 3 हिस्से हैं, उनमें से पहले हिस्से का नाम मेरे पास क्या है? जाहिर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर आप इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दोनों मार्जिनल एरियाज को देखें, मींस वेरी क्लोज टू जी लाइन, तो आपको नजर आएगा यहाँ पे थोड़े से उभार हैं, प्रोट्रूजन्स हैं। इन उभार या प्रोट्रूजन्स को हम कहें तो हम नाम दे सकते हैं कि दीज आर बेसिकली कैल्शियम सैक्स। इन अंदर कैल्शियम स्टोर होता है
और इन पर्टिकुलर अदरवाइज में से कैल्शियम फिर निकल के जा सकता है कहाँ, टूवर्ड्स द जी लाइन, जी लाइन में चला जाएगा। और जो जी लाइंस हैं उसके अंदर तक एक ट्यूब जा रही है, उसका नाम होता है मेरे पास का टी ट्यूब्यूल, और उस पर्टिकुलर टी ट्यूब्यूल के साथ साथ बहता हुआ कैल्शियम मूव कर जाता है सार्कोप्लाज्मा के अंदर, और सार्कोप्लाज्मा में पहुंचने के बाद ये वाला कैल्शियम किससे बाइंड हो गया जाकर, ट्रोपोनिन से। जो ही ट्रोपोनिन से बाइंड हुआ, लुक एट दिस एनिमेशन, आपको दोबारा से कंसंट्रेट करवा रहा हूं मैं, क्या आपने देखा कि ट्रोपोनिन के अंदर एक चेंज आई और इस पर्टिकुलर प्रोटीन ने अपने आप को डिस्प्लेस कर लिया फ्रॉम द एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट क्या हुई, एक्सपोज। तो जो ही एक्टिव साइट एक्सपोज हुई तो हमने क्या देखा कि ये वाले मायोसिन के हेड्स ये जाके एक्टिन के साथ बाइंड कर गए। बाइंड करने के बाद लुक एट दिस कि अब ये वाले मायोसिन हेड ये इस पर्टिकुलर जी लाइन को ड्रैग कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर और टुवर्ड्स द एम लाइन, राइट। जिस टाइम पे ये वाला प्रोसेस होता है उसको मैं नाम दिया था इफेक्टिव स्ट्रोक, राइट, क्योंकि इस वजह से उसको खींचा है टुवर्ड्स इटसेल्फ। और उसके बाद नेक्स्ट फेज में क्या होगा कि यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलेज आएगा, वो इस पर्टिकुलर ब्रिज को ब्रेक करेगा और ये वाला मायोसिन हेड एक और स्ट्रोक में चला जाएगा, उसका नाम होता है रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक के बाद दोबारा से कैल्शियम यहाँ से रिलीज होगा और दोबारा से कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगी, एक्टिव साइट एक्सपोज होगी और दोबारा से मायोसिन हेड वहाँ से अपना लिंक डेवलप कर लेंगे, मीन क्रॉस ब्रिज बना लेंगे और एक दफ़ा फिर इफेक्टिव स्ट्रोक शुरू हो जाएगा और ये वाली जी लाइंस एम लाइन के और करीब हो जाएंगी। तो इस तरीके से कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन के साथ बार बार बाइंड करके क्या करवाते हैं, क्रॉस ब्रिजेस बनवाते रहते हैं और मायोसिन फिलामेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो एक्टिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचे या जी लाइंस को एम लाइन के करीब ले आए। या हम एक बात और कहते हैं कि एच जोन और आई जोन को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ ए जोन में कन्वर्ट कर दिया जाए। सो दिस इज बेसिकली द रोल ऑफ कैल्शियम। एक इंपॉर्टेंट बात और भी हमारे स्टूडेंट्स की, जब हमारे पास कैल्शियम आता है हमारे पास तो उसके रिजल्ट में जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि या तो हमारे सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और या फिर हमारा कोई मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इसको हम नाम देते हैं व्हाट ऑल और नन प्रिंसिपल। यानी कि अगर आप लोगों के मसल को एक सफिशिएंट थ्रेशहोल्ड से ऊपर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगी तो ही मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर उस पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड से कम वैल्यू है तो इसका मतलब है कि सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम ही रिलीज नहीं होगा, तो फिर मेरे मसल का कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इट इज कॉल्ड एज ऑल और नन प्रिंसिपल। नाउ jump to the next part of the board and see what we're going to study in the last column of the board. We're going to study the next topic, and next topic is energy of muscle contraction. आपको याद होगा my dear students कि हमने आपसे बात की थी कि हमारे मसल्स में मायोसिन हेड का एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच होना एक पैसिव प्रोसेस है, इट इज ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। लेकिन अगर मैं इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स को ब्रेक करना चाहता हूं तो फिर मुझे एटीपी की ज़रूरत है। जाहिर है एटीपी मेरे पास कहां से आएगी, मैंने आपको बोला था ग्लाइकोलाइसिस, देन क्रेब्स साइकिल और देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन तीनों वे से बेसिकली क्या प्रोड्यूस हो रही है, एटीपी। आपको ये वाली बात भी याद है कि अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करूं तो ये हमारी रेस्पिरेशन का एनएरोबिक फेज है, और अगर मैं बात करूं क्रेब्स साइकिल की और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की तो यस ये एक एरोबिक फेज है। जब तक आप लोगों के मसल्स में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है तो तब तक एटीपी बनती रहती है और आपके मसल्स विदाउट एनी प्रॉब्लम क्या करते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते रहते हैं। आप लोगों के मसल्स में अल्लाह ताला ने बहुत सारी एबिलिटीज दी हैं ताकि वो क्या करें, एनर्जी के सोर्स दोनों को स्टोर कर सके। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के मसल के पास एक रिमार्केबल एबिलिटी है कि वो ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन के बाद बनने वाले ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकता है, राइट। तो जितना ज़्यादा किसी मसल में स्टोर्ड ग्लाइकोजन होगा इसका मतलब यह है कि उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मौजूद है, एनर्जी का सोर्स मौजूद है, उतनी ज़्यादा देर तक काम कर सकता है, राइट। फिर दूसरी बात मेरे पास क्या हमारे स्टूडेंट्स के हमारे मसल में एक और बड़े काम की चीज़ होती है, उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। यू नो वेरी वेरी वेल कि हीमोग्लोबिन हमारे लंग्स में ऑक्सीजन लेती है और उसे ला के किसको कहाँ छोड़ देती है, मसल सेल के अंदर।
लेकिन अल्लाह ताला ने आप लोगों के ब्लड के अलावा हमारे मसल को एक और प्रॉपर्टी दी है, वो ये कि इसके अंदर एक और रेड पिगमेंट होता है, उसका नाम होता है मायोग्लोबिन, राइट। ये मायोग्लोबिन क्या करेगी, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन स्टोर रखेगी अपने मसल के अंदर। तो अगर आप लोगों के पास एरोबिक वे में ऑक्सीजन खत्म हो गई है तो फिर आप लोगों का मसल एनारोबिक कंडीशन होने के बावजूद ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन एरोबिकली रेस्पायर करता रहता है। तो जब तक आप लोगों के मसल्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एटीपी बनती रहती है, आप लोग कभी भी डिप्लीशन ऑफ एनर्जी और डिप्लीशन ऑफ सोर्स का शिकार नहीं होते। तो ये है मेरे पास हमारी कॉन्ट्रैक्शन एनर्जी का सोर्स। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आप लोग हैं उन्हें कभी ज़िंदगी में हिलने जुलने का ख्याल आ जाए, मीन्स आपको कभी कोई एक्सरसाइज करने का शौक चढ़ जाए आप लोगों को, या कोई गेम करने का ख्याल आ जाए आपको, या हफ्ते के एंड पे आप कभी बाहर क्रिकेट खेलने चले जाएं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो उस टाइम पे हमारे मसल्स दे आर नॉट टून्ड अप, दे आर नॉट डेवलप्ड इनफ टू वर्क फॉर 3 hours constantly और 4 hours constantly और इन द जिम टू वर्क फॉर 1 hour कॉन्स्टेंटली। तो उस टाइम पे हमारे मसल्स की ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाती है और हमारे मसल्स से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। तो उस टाइम पे आप पढ़े लिखे बच्चे, आपको डिस्क्राइब किया था मैं चैप्टर नंबर 13 में कि हमारे मसल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के शिकार हो जाते हैं और उस कंडीशन को मैं नाम दिया था क्या, ऑक्सीजन डेट। सो व्हेन एवर योर मसल विल फेस ऑक्सीजन डेट, तो अल्लाह ताला ने इनको एक एबिलिटी दी है क्या, कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन को छोड़ के एन एरोबिक रेस्पिरेशन में स्विच कर जाएं, राइट। क्या ये बुरी चीज है? आंसर इज यस। कैसे बुरी चीज है? कि इसकी वजह से हमारे मसल के अंदर एक सब्सटेंस या बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और उसका नाम क्या होता है, हमारे उसमें लिखते हैं आप लोगों के लिए, लैक्टिक एसिड। ये पढ़ा है आप लोगों ने फर्मेंटेशन के अंदर कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है हमारे मसल में, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। दिस लैक्टिक एसिड इज बेसिकली एन एरर सिग्नल। आपके मसल को सिग्नल आ रहा है कि जनाब अब आपके मसल की नॉर्मल काम करने की एबिलिटी खत्म हो गई है, अब आप अपने मसल को यूज करना छोड़ दें। अगर आप अपने मसल को यूज करना नहीं छोड़ेंगे तो लैक्टिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी और फिर आपका मसल काम करना छोड़ देगा। आप इसे बोलते हैं कि आपका मसल फटीग हो गया या उसमें खलियां पड़ गई। इट मीन्स कि आपके मसल में खलियां पड़ने की बहुत बड़ी वजह है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब सवाल यह है कि जो लैक्टिक एसिड यहाँ बन गया है ये खत्म कैसे होगा? भाई एरोबिक वे में प्रोड्यूस हुआ है तो एरोबिक वे में ही उसकी ऑक्सीडेशन होगी, ब्रेकडाउन होगी। 1/4 जो आप लोग 1/5 जो हमारे पास क्या है लैक्टिक एसिड, ये एनारोबिक वे से ब्रेकडाउन होता है, लेकिन उसके बाद जो रिमेनिंग 4/5 है ये फिर फर्दर उसी एरोबिक वे से क्या हो रहा होता है, ब्रेकडाउन हो रहा होता है। तो कहने का मकसद मेरे पास ये, माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर आपको खलियां पड़ गई हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप बैठ जाएं, बल्कि अगर आप उन खलियों को ब्रेक करना चाहते हैं तो इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, बिकॉज जो रिमेनिंग 4/5 है वो फिर एरोबिक वे से ही ख़त्म होने आपकी बॉडी में से। तो जरूरत किस बात की है कि अगर आपके मसल में खलियां पड़ गई हैं तो आप एक्सरसाइज को छोड़े नहीं बल्कि उसको कंटिन्यू करें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके मसल में मज़ीद लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। उस लैक्टिक एसिड की वजह से आपके मसल में होने वाली पेन अगली दफ़ा आपको कम फील होगी, बिकॉज योर मसल बिकम मोर टॉलरेंट टू द लैक्टिक एसिड। प्लस ये जो एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड है ये और इस तरीके से फ़ायदेमंद है कि ये आपके मसल के लिए एक स्टिमुलेंट है टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर माइटोकॉन्ड्रिया इन योर मसल्स। सो मोर लैक्टिक एसिड मीन्स more mitochondria and more mitochondria means more aerobic respiration and more energy, right। प्लस इसके अलावा वाइडर स्टूडेंट्स ये लैक्टिक एसिड एक और चीज़ का स्टिमुलेंट भी है और वो क्या है, मायोग्लोबिन। तो जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतने ही आप लोगों के मसल्स के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे, आप लोगों की लैक्टिक एसिड टॉलरेंस बढ़ेगी, आप बहुत ज़्यादा देर तक काम करने के बावजूद और बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड मसल में जमा होने के बावजूद पेन फील नहीं करेंगे, प्लस आपकी मायोग्लोबिन बढ़ जाएगी, प्लस देयर विल बी अ वेरी स्टीप ग्रेडियंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लाइकोजन। तो जब इतने सारे फायदे हैं तो फिर बैठना किस लिए, उठें और एक्सरसाइज करें। आपको बड़ी अच्छी सेहत और बड़े से मसल के साथ मैं मिलता हूँ अगले टॉपिक में, और अगले टॉपिक तक आप करें वेट। और मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त इस दुआ के साथ कि आप अपने और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।